तो स्टार्ट करते हैं हम। अ, आज हम गृहिणी चिकित्सा उसका पहला पार्ट देखेंगे। गृहिणी निदान चिकित्सा, क्लासिकल आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव विद क्लिनिकल एप्लीकेशन। अभी हम जो ये सीरीज शुरू करी है हमने अभी, हमारा 5th लेक्चर है। तो हर व्याधि के हिसाब से कौन से लक्षण, हेतु, संप्राप्ति, निदान और उसके बाद में उसकी डिटेल चिकित्सा, चिकित्सा का विवरण और सभी ये चीजें हैं जो हम एक्चुअली ओपीडी में देखते हैं, क्लिनिक में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो ग्रंथ में दिया हुआ है वो ग्रंथ में से निकाल के हम एक्चुअल ओपीडी में कैसे उसको देखें, उससे पेशेंट्स ठीक करें, पेशेंट्स को क्या सवाल पूछने हैं, पेशेंट्स के लिए हमें क्या क्या एप्लीकेशंस लगेंगे, कौन सी चीजें हमें ध्यान रखनी होती है ओपीडी के प्रैक्टिस के लिए, ये सब चीजें हम सीखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। यस, माय नेम इज डॉक्टर केदार। मैं एसवीजी संभाषा ये प्लेटफॉर्म मेरे सहयोगी के साथ तकरीबन 7 साल से इस पे काम कर रहा हूँ। हमने इससे पहले बहुत सारे संहिता वाचन, कल्पवाचन ऐसे उपक्रम किए और अभी मैं डिसीज वाइज प्रैक्टिकल सेशंस भी कंडक्ट कर रहा हूँ, जो हम अभी इसी सीरीज में देखने वाले हैं आगे। तो आज का जो सेशन का ओवरव्यू है वो क्या होने वाला है पहले से। तो पहले तो गृहिणी ये ऑर्गन जो है ग्रंथ में अलग अलग जगह पे आया है, अलग अलग संहिताओं में आया है, उसका हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। उसके बाद में अग्नि विचार क्या है, अवस्थापाक क्या है, निदान पंचक क्या है, गृहिणी का निदान कैसे करें, ओपीडी में एक्चुअली क्या क्वेश्चंस पूछे और आईबीएस का आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव हम कैसे समझ सकते हैं, ये सब चीजें हम इस सेशन में देखने वाले हैं। गृहिणी का जो टॉपिक है वो इतना बड़ा है कि वो एक सेशन में खत्म नहीं हो सकता। आपने अगर देखा होगा चरक में, वाग्भट में गृहिणी अध्याय बहुत बड़ा है, उसका चिकित्सा का विवरण भी बहुत बड़ा है और ओपीडी में जो एक्चुअल हमें जो देखने को मिलता है वो बहुत अलग है। तो इसलिए हम ये सेशन 3 पार्ट में करेंगे। जो पहला पार्ट है इसमें हम पूरा गृहिणी के सिम्टम्स एनालाइज कैसे करेंगे और निदान की तरफ कैसे जाएंगे, इस पे हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो मेरी इसे आशा है कि जो भी आज के सेशन में प्रेजेंट होगा वो उन सबको हम गृहिणी कैसे डायग्नोस करें हमारे क्लिनिक में या पेशेंट देखते समय, उसका कंफ्यूजन आज कंप्लीट नहीं रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो गृहिणी ये जो ऑर्गन है इसका डेफिनेशन कैसे आया है कि डिफाइनिंग द डिसीज थ्रू द ऑर्गन। गृहण्या रोगा, गृहिणी रोगा। हाँ, गृहिणी नाम का जो एक ऑर्गन है, अवयव है, उसकी विकृति जब होती है उसे गृहिणी व्याधि कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमें पहले समझना है कि ये जस्ट फंक्शनल बॉवेल डिसऑर्डर नहीं है। आयुर्वेद में अवयव दृष्टि ये सेंट्रल माना गया है इस निदान के लिए। ये हम एक एक स्लाइड में ओपीडी का बल देखेंगे कि ओपीडी में हमें इसको किस तरह से सोचना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम गृहिणी का लोकेशन देखेंगे या उसके जो नाम दिए हैं ग्रंथ में। पहला जो लोकेशन बताया है वो है षष्ठी पित्तधरा नामो या कला परिकीर्तिता। उसमें बताया गया है कि पक्वाशय आमाशय मध्य का गृहिणी सा परिकीर्तिता, मतलब पक्वाशय और आमाशय के मध्य में गृहिणी का स्थान बताया गया है। चरक स्थान में, चरक विमान स्थान में जो बताया गया है कि अग्नि का अधिष्ठान बताया गया है। उसके बाद में अष्टांग हृदय शारीर में भी बताया गया है। तो हम उसको अगर थोड़ा सम अप करके देखेंगे, हमें जो एक्चुअली क्लिनिकल पर्सपेक्टिव के लिए चाहिए, अलग अलग मत मतांतर ग्रंथ में दिए होते हैं। तो पहले तो हम समझेंगे कि पित्तधरा कला एक्चुअल पित्त का स्थान। दूसरा होता है कि पश्चिमानाशय, आमाशय, लघ्वांत्र और उसके साथ उसको एक उपमा दी गई है ग्रंथ में, अर्गला। अर्गला ऐसे बोला गया है। आप अष्टांग हृदय शारीर स्थान का अगर लास्ट श्लोक देखेंगे
तो स्थिता पक्वाशय द्वारी भुक्त मार्ग से अर्गला सा। अर्गला मतलब क्या है? इट इज अ वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर। आचार्य वाग्भट बोलते हैं कि ये जो ग्रहणी है, ये ओपनिंग है, आमाशय का ओपनिंग या वॉल्व की तरफ काम करता है। अर्गला मतलब एक जो हम दरवाजे पे जैसे कड़ी लगाते हैं, जैसे लॉक करते हैं, उसके हिसाब से उसको उन्होंने प्रेजेंट किया है कि उसको एज अ लॉक की तरफ जैसे लॉक बाजू करते हैं और ओपन होता है डोर, उसी तरह अर्गला की उपमा दी गई है ग्रहणी को अष्टांग हृदय से। तो ये सब हमें क्यों समझना है? क्योंकि जब हम व्याधि का निदान करेंगे, चिकित्सा की तरफ जाएंगे, तो कौन से अवयवों पर इसका असर होना है, कौन से अवयवों का इन्वॉल्वमेंट है, इसका पहले से ही हमें ज्ञान होना चाहिए। इसकी वजह से हम उसका सिनोनिम और लोकेशन चेक कर रहे हैं। प्राकृत कर्म जो बताया गया है ग्रहणी का, पहला है अन्नम गृह्णाति, मतलब रिसीव अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम आमाशय एंड देन प्रिवेंट प्रीमैच्योर पासेज, मतलब अन्न का ग्रहण करना। दूसरा बताया गया है कि पचन करना, डाइजेस्ट द फूड विद पाचक पित्त एंड समान वायु। आगे है विवेचन करना, मतलब सेपरेशन ऑफ सारगिट्ट विभजन। मुंचती मतलब पक्व अन्न पक्वाशय में आगे ढकेलना और एब्सॉर्प्शन करना। उसमें समान वायु और पाचक पाचक पित्त की दोनों की इन्वॉल्वमेंट है, वो दोनों ऑपरेटिव फोर्सेस की तरफ काम करते हैं। और यही हमें ओपीडी में हम कैसे इसको समझ सकते हैं, ये बात बहुत जरूरी है। ये जो मैं हर स्लाइड में बता रहा हूँ कि क्लिनिक में हमें इसको कैसे असेस करना है, कि पेशेंट को क्या पूछना है, क्या खाना पचने में ज्यादा समय लगता है क्या, पेट भारी लगता है क्या। अगर पेशेंट बोल रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा समय लगता है अन्न पचने में, या खाने के बाद बहुत देर तक पेट भारी भारी सा लगता है, या खाने के बाद हमारे मेरे पेट में गुब्बारे जैसा हवा भरे जैसी लगती है, तो आपको समझना है कि समान वायु और पाचक पित्त की विकृति है, वहां पे अच्छा वो काम नहीं कर रहे। और यही इंडिकेशंस होते हैं कि आगे जाके उस पेशेंट को ग्रहणी होने के या ग्रहणी के सिम्टम्स दिखने के। तो ये क्वेश्चन हमें पूछना है, क्योंकि ये जो चार यहाँ पे फंक्शन दिए गए हैं वो प्रॉपरली नहीं हो रहे। आगे देखते हैं। अगर अग्नि का विचार करें हम, ग्रहणी की चिकित्सा जो है ये अग्नि चिकित्सा है, ये सेंट्रल पिलर है। उसमें चरक सूत्र स्थान में जैसे बताया गया है कि ग्रहणी रोग यही अग्नि का रोग है। जैसे श्लोक में बताया कि बलम आरोग्यम आयुष्यम प्राणशो अग्नि प्रतिष्ठिता, मतलब ये सब बल, आरोग्य, आयुष्य, ये सभी चीजें अग्नि की तरफ ही घूमती है। और जैसे अग्नि अच्छा होगा तो ही ग्रहणी अच्छा होगा, तो ही आरोग्य अच्छा होगा, तो ही बल मिलेगा, और तो ही आयुष्य अच्छा होगा। ये सीक्वेंस है, इसको हम अभी भूल नहीं सकते। अगर आप कोई यूजी के स्टूडेंट हो, या जस्ट आपने अभी भी ग्रहणी ग्रहणी पढ़ा है, आपको समझ नहीं आया, तो बस एक लाइन में अगर हम बताएंगे कि ग्रहणी की चिकित्सा क्या है, तो अग्नि की चिकित्सा है, दैट सिंपल। आगे हम देखेंगे कि अग्नि जो है उसका स्वरूप, स्थान या क्लासिफिकेशन। पहला है कि अग्नि का स्वरूप जैसे बताया गया है कि भागवत शारीर में अन्यस्य पक्ता पित्तम तु पाचकाख्य पुरोरिताम दोष धातु मनादीनाम उष्मा इति अत्रेय शासन। तो धन्वंतरी के मत से पाचक पित्त जो है वह अग्नि है। और वाग्भट ने जो कहा है, या अष्टांग हृदय में जो उसको डिटेल में बताया गया है कि पित्तम पंचात्मकम यत् तेजस गुणोदयात त्यक्त द्रवत्वम कर्पकादि कर्मणाम अनल शब्दितम, मतलब पित्त दोष से द्रवत्व अगर हम निकाल दें, पाचक पित्त का अगर हम द्रवत्व निकाल दें, जो तेजस गुण उड़ता है, जो तेजस गुण हमें मिलता है, उसे हम अग्नि कहेंगे। आपको समझ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? अगर नहीं समझ रहा तो आप कमेंट में बताइए, क्योंकि ये कंसेप्ट
समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछेगा या कोई आपको आपके मन में सवाल आएगा कि हम शरीर में अग्नि कहाँ पे देखेंगे, अग्नि का स्थान हम कैसे असेस करेंगे, तो उसका वाग्भट सूत्र स्थान में आंसर आया है कि पित्त में जो द्रव गुण है उस द्रव गुण को अगर हम निकाल देंगे, जो तेजस गुण होगा उसमें, जो तेजस गुण रहेगा उसे उन्होंने अग्नि कहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमें अगर अग्नि की चिकित्सा करनी है तो हमें पाचक पित्त के तीक्ष्ण गुण पर काम करना है। दिस इज वेरी बिटवीन द लाइन्स। पाचक पित्त के तीक्ष्ण गुण पर अगर हम काम करेंगे तो ही हम अग्नि को बढ़ाएंगे या अग्नि का काम करेंगे। ठीक है, तो इसके आगे जो हम अग्निवर्धन द्रव्य देखेंगे वो कहाँ पे काम करेंगे, पाचक पित्त पे काम करेंगे, समान वायु पे काम करे तो ही वो अग्नि को बढ़ाएंगे। अग्नि का स्थान भेल संहिता में कैसे बताए, दिस वंडरफुल एक्सप्लेनेशन बाय भेल संहिता। वाम पार्श्वाशिता नाभे काच कोश से दीपवत। मतलब आपने अगर इससे पहले घर पे देखा होगा कि एक दिया जलाया जाता था, उसको कंदील कहते थे, और वहां पे बाहर से उसको कांच रहती है और अंदर दिया जला जाता है। उसका वर्णन किया है, देखो इतना वंडरफुली भेल संहिता में बताया गया है कि नाभि के अंदर, नाभि के समीप जैसे लैंप या दिया एक ग्लास में हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं, वैसे ही अग्नि को एक कांच के अंदर प्रोटेक्ट करके रखा है। कहाँ पे, नाभि के आसमंत में, नाभि के नजदीक। तो ये उन्होंने उपमा दी ही है। तो अगर 4 टाइप के हम अग्नि देखेंगे तो उसमें है समानाग्नि, विषमाग्नि, तीक्ष्णाग्नि और मंदाग्नि। तो ये 4 तरह की अग्नि यहाँ पे हम देख सकते हैं। उसमें ये क्यों देखना है, फिर से इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है। अगर ये हम अग्नि देखेंगे तो समानाग्नि आइडियल डाइजेशन करेगा, विषमाग्नि इरेगुलर मतलब वात प्रकोप या वात का प्रेडोमिनेंस होने से वजह से जो अग्नि है वो काम नहीं करेगा। तीसरा तीक्ष्णाग्नि है, वो ज्यादा पचन करेगा, ज्यादा अत्याग्नि होने की वजह से अत्यधिक पित्त बढ़ेगा। मंदाग्नि जो है वो स्लो डाइजेशन करेगा, या मंदाग्नि जो है वो पाचन बहुत कम करेगा। ये हमें पेशेंट को पूछना है, खाना कितने टाइम में पचता है, आपको भूख ज्यादा लगती है क्या, खाने के बाद दूसरा खाने की संवेदना कितनी जल्दी होती है। ये सब क्वेश्चन पूछने के बाद हम इसे असेस कर सकते हैं कौन सा प्रकार का अग्नि है। इसके बाद में अगर अग्नि और पित्त का हम क्लिनिकल डिस्टिंक्शन देखेंगे तो उसमें अगर हम कैसे असेस करेंगे, तो पित्त वृद्धि होती है दिवास्वाप से, मगर अग्निमंद होता है। ये डिफरेंशिएशन है, आपको पता नहीं होगा। तो अग्नि और पित्त को हम कैसे अलग समझेंगे, इसका सुश्रुषा स्थान में उसको डिटेलिंग बताया गया है। घृत सेवन से पित्त शमन होता है मगर अग्निवर्धन होता है। ठीक है, तो इसको उसको 3 एक डिफरेंशिएटिंग एग्जाम्पल दिए गए हैं। उसके आगे हम देखेंगे कि पाचन व्यापार। पाचन व्यापार जो बताया गया है कि प्राणवायु कोष्ठ में अन्न को लाता है, बाद में समान वायु अग्नि संदुक्षण करता है, जठराग्नि उसके साथ काम करता है और आयुर्वृद्धि होती है। तो ये अन्न व स्रोतस की जो पूरी फिजियोलॉजी है वो चरक चिकित्सा कांड 15वें अध्याय में बताई गई है। ये डिटेलिंग बताया गया है ग्रहणी अध्याय में। तो ग्रहणी अध्याय हम अगर पढ़ेंगे शुरुआत से, हम यहाँ पे ग्रहणी अध्याय का एक श्लोक बाय श्लोक नहीं ले रहे, हम वही चीजें ले रहे हैं वो हम जो हमें प्रैक्टिस में या प्रैक्टिकल ओपीडी में हमें देखना होता है। जो चीजें हम पेशेंट को पूछ सकते हैं या हमें एज अ प्रैक्टिशनर या ड्रग चूज करने के लिए हमें बहुत हेल्पफुल होती है। उसके आगे ये चीजें हैं, आपको पता है आहार परिणामकारक भाव, उसमें ऊष्मा है, वायु है, क्लेद है, स्नेह है और काल है। ये सब चीजें, ये पांचों चीजें आहार पचन में बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा लेती है। ये फैक्टर डाइजेशन को इंप्रूव करते हैं। हम अगर प्राइमरी डाइजेस्टिव फैक्टर देखेंगे तो जो जठराग्नि है वही ऊष्मा निर्माण करता है, उसके साथ जो वायु का कर्म है क्लेद या जल महाभूत प्रधान जब क्लेदक कफ जिसे बोलते हैं, उसके बाद में स्नेह का परिणाम है
हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। ओके। तो ये 5 चीजें अन्नपचन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अवस्था पाक आपको पता है, आपको फर्स्ट ईयर ने सुना होगा बहुत सारे लोगों ने। मधुर अवस्था पाक, अम्ल अवस्था पाक और कटु अवस्था पाक। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? पहले जो मधुर अवस्था पाक है, वहां पे कफ का निर्माण होता है। दूसरा जो आम्ल अवस्था पाक है, उसमें पित्त का निर्माण होता है। और कुट अवस्था पाक है, उसमें वायु का निर्माण होता है। तो ये जो अवस्था पाक है, ये क्या करते हैं? डाइजेशन की तरफ अवस्थाएं जो होती है अलग अलग, जो स्टेजेस है डाइजेशन की, ये उसको दर्शाता है। विपाक जो है, जिसे निष्ठा पाक भी बोलते हैं, ये पोस्ट डाइजेशन जो फाइनल रस बनता है, उसकी उसको दर्शाता है। और ये विपाक और अवस्था पाक, ये दोनों मिला के दोषों का निर्माण करते हैं, प्राकृत दोषों का निर्माण करते हैं। तो ये इसमें अगर कुछ गड़बड़ी है या इसी में कुछ हेतु सेवन हो रहा है, तो प्राकृत दोषों का निर्माण नहीं होता। अगर वो नहीं होता तो अग्नि का व्यापार बिगड़ता है। ये पैथोलॉजी आपको ऐसे, जैसे ये थ्योरेटिकल है पूरा, ये जो स्लाइड है, ये 3-4 स्लाइड, ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। जैसे आपको पेशेंट, अगर हम उसके बाद में देखेंगे, तो पेशेंट को जो क्वेश्चंस पूछने हैं, वही पे आपको समझ में आएगा कि इसका अवस्था पाक का वहां पे कैसे उपयोग करना है। तो ग्रहणी का शारीर हम देखेंगे, तो उसमें षष्ठी पित्तधरा कला बताई गई है। तो पित्तधरा कला, समान वायु का अधिष्ठान। अर्गला मतलब गेट कीपर कीपर का रोल, जैसे मैंने बताया था कि अपक्व अन्न को पक्व करके ही बाहर बेचना है पक्वाशय में, और सारकिट्ट का विभाजन करना है, जो समान वायु का कर्म आया है। ये 4 कर्म, ये 4 फिजियोलॉजी और एनाटॉमी हम गृहिणी के शरीर में हम देख सकते हैं। तो अगर गृहिणी के रोग का निदान पंचक देखेंगे, तो पहले हेतु, उसे पॉजिटिव फैक्टर कहेंगे। उस दूसरा है रूप, उसमें मुहुर बद्धम मुहुर द्रवम मल प्रवृत्ति। उसके बाद भेद, उसके बाद जो टाइप्स होते हैं, वातज पित्तज कफ संधि पातज, पूर्व और संप्राप्ति। तो जो हेतु है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हमें पेशेंट को पूछना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आहारजन्य जो हेतु है, श्लोक में बताया गया है, जैसे चरक विमान स्थान में, अभोजन, अजीर्ण, अति भोजन, विषम भोजन। उसे पेशेंट को, जब मेरे पास पेशेंट आता है या ओपीडी में हम पेशेंट देखते हैं, तो पेशेंट को हम बेसिकली एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका टाइमिंग क्या है खाने का। अगर पेशेंट का टाइमिंग, मतलब एक सुबह 9 बजे अगर पेशेंट नाश्ता करता है, उसके बाद फिर 12 बजे भोजन करता है, फिर 3 बजे कुछ खाता है, फिर 6 बजे कुछ खाता है, तो ये अति भोजन या अजीर्ण इसका हेतु दर्शाता है। उसके बाद अभोजन, भोजन ही नहीं करना। बहुत सारे डाइट आपको पता है कि जैसे दीक्षित डाइट है, विवेक डाइट है, और कुछ कुछ डाइट आते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग आती है। सुबह 9 बजे खाया सर, देख लिया हम रात को 9 बजे खाते, दोपहर को कुछ नहीं खाते। ऐसे भी लोग होते हैं, उसमें ये सब गृहिणी की दृष्टि दिखाई जाती है, गृहिणी के हेतु हमें मिलते हैं। उसके बाद में गुरु शीत और रुक्ष आहार का सेवन करना, ये बहुत बार दिखाया जाता है। हम जब पेशेंट को पूछते हैं कि आपका खाना कैसा है, आप बाहर कितना खाते हो, आप फास्ट फूड कितना खाते हो, आप रूखी चीजें कितने खाते हो, तो पेशेंट बताता है कि हम सर कम से कम 6 दिन में 3 दिन तो पाव खाते हैं, ठीक है, बिस्किट रोज खाते हैं, फाफड़ा जलेबी रोज खाते हैं, फरसाण रोज खाते हैं। ये सब चीजें क्या है? ये गुरु शीत रुक्ष दुष्ट फूड है। इसकी वजह से गृहिणी दृष्टि होने में बहुत मदद मिलती है। उसके बाद में पंचकर्म का मिथ्या योग होना, व्याधि का कर्षण होना। बहुत क्रोनिक डिसीज है, उस क्रोनिक डिसीज से कर्षता आती है और अग्निमांद्य होता है। वो भी एक अग्निमांद्य होने के बाद गृहिणी का कारण बनता है। वेग विधारण, जो वेगान्नधारित अध्याय में जो वेग बताए गए हैं, अर्जेस जो होते हैं सप्रेश, उसमें स्पेसिफिकली जो है मूत्र पुरुष जो वेग होते हैं, उसका धारण करना। और देश काल ऋतु उसका विषमासन, मतलब वैषम्य होना। एनवायरमेंटल और सीजनल फैक्टर्स जो होते हैं, वो इसमें देखे जाते हैं। उसके बाद में हम अगर हेतु देखेंगे, अजीर्ण अतिसार का कनेक्शन देखेंगे, तो माध्यम में आया है कि अतिसार और ग्रहणी और अर्श, ये तीनों जो व्याधि है, ये ट्रायंगल में काम करते हैं। ये तीनों जो व्याधि है, ये तीनों व्याधि अग्नि पे टिके हुए हैं। अष्टांग हृदय चिकित्सा साल में बताया गया है कि ये तीनों व्याधियों का मूल ये एक ही है।
एक ही हेतु से ये तीन व्याधि होते हैं और तीनों व्याधि एक इंटरडिपेंडेंट के जैसे काम करते हैं। अगर पेशेंट को हमारे पास आया है, उसको हम उसे ग्रहणी हुआ या नहीं हुआ या होने वाला है, ये कैसे असेस करेंगे? अगर पेशेंट को इससे पहले अर्श हुआ है क्या, या अतिसार की हिस्ट्री है क्या, ऐसी कुछ होगी तो उसको 100% ग्रहणीय विकार होगा है, हुआ है या हो सकता है। ये तीनों चीजें हमें देखनी पड़ती है। हर पेशेंट को हम अगर ग्रहणी के जैसे कोई भी सिम्टम लेके आता है, मतलब अजीर्ण हो गया, आम्ल पित्त हो गया, आम्ल पित्त भी ग्रहणी के अंडर आता है। अगर आप चरक चिकित्सा स्थान देखेंगे, आम्ल पित्त का जो वर्णन मिलता है वो ग्रहणी के अंडर ही उन्होंने किया है, अग्निमांद्य का वर्णन भी उसके अंडर है। तो ग्रहणी ये एक व्याधि नहीं है, एक व्याधियों का क्लस्टर है। उसमें अलग अलग तरीके से व्याधि भी इंक्लूड होते हैं, अलग अलग तरीके से सिम्टम्स भी इंक्लूड होते हैं। हमें क्या चूज करना है, हमें क्या समझना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। हर एक बार ग्रहणी ये नाम देने से व्याधि वो डिक्लेयर नहीं हो जाता। बहुत बार उसकी अवस्थाएं होती है, बहुत बार बस सिम्टम दिखाई देते हैं। हमें ये क्लस्टर समझना चाहिए, ये क्लस्टर कैसे काम करता है। हम पेशेंट को कैसे बताएं कि आपको आईबीएस हुआ है, ग्रहणी हुआ है, आईबीडी हुआ है, कुछ भी होगा, तो उसे हमें कुछ प्राइमरी या इंपॉर्टेंट सिम्टम पूछने होते हैं, वो आपको आगे बताऊंगा मैं। तो पहले तो ऑलवेज टेक अ हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस अतिसार एपिसोड्स, पंचकर्मा हिस्ट्री, डायटरी इरेगुलेशन फॉर द ग्रहणी। नेक्स्ट संप्राप्ति, जैसे बताया मैंने, अग्निमांद्य, फिर ग्रहणी दोष, फिर विरुद्धावस्था, फिर विकृति और ग्रहणी रोग। तो दोष त्रिदोष है, दुष्य रस धातु का प्राइमरी दुष्य है, अन्नव स्रोतों की इन्वॉल्वमेंट है और पुरुषव स्रोतों की इन्वॉल्वमेंट है। उसके बाद अधिष्ठान जो ग्रहणी है, अवयव है, अभ्यंतर मार्ग है और अवस्था। अगर हम पूर्व रूप देखेंगे, तो पूर्व रूप की हम अगर बात करेंगे तो चरक में जो पूर्व रूप आए हैं वो है तृष्णा, आलस्य, बलक्षय, विदाह और अन्य। ये हम कैसे समझ सकते हैं? तो पेशेंट को पहले पूछना है क्वेश्चन ऊपरी में कि आपको के पेट कभी कभी भारी भारी लगता है क्या, खाने के बाद भी मुंह में कभी कभी डकार आना या खट्टा पानी आना, ऐसी चीजें होती है क्या? कभी कानों में सुन सुन जैसी आवाजें आती है क्या? ये सब सिम्टम पेशेंट बताता है, एज इट इज बताता है। आपको अगर पूर्व रूप ये अगर समझ में आए तो पेशेंट को आप डायरेक्टली आगे क्या क्या होने वाला है वो आप लिख के दे सकते हो। इसका इंपॉर्टेंस इतना है कि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं यही प्राइमरी रूप में। ये जो फर्स्ट स्टेज है ना पूर्व रूप का, इसी में ही बहुत सारे पेशेंट हमें देखने को मिलते हैं। आप में भी बहुत बहुत सारे लोगों की कोई कोई सिम्टम आपको भी खुद में दिखाई देंगे होंगे। अगर इसको हमने ऑन द टाइम ठीक नहीं किया तो ये बाद में जाके बहुत बड़ा रूप धारण करते हैं। तो जैसे वाग्भट में बताया है कि प्रसेक मतलब एक्सेस सलाइवेशन, उल्लास होना, मुख वैक्षध्यता, अरुचि, भ्रम, आधमान और कर्ण स्वेद। कर्ण स्वेदन ये अलग सा बहुत अलग और अच्छा सिम्टम आया है, पूर्व रूप में आया है। उसके साथ में रस्य धातु की दृष्टि होना, बलक्षय होना, आव निर्माण होना, ये चीजें देखने को मिलती है। और विबंध और प्रसेक होना, ये सब चीजें अगर पेशेंट इसमें कोई भी चीजें पेशेंट बता रहा है तो ये पूर्व रूप में है ग्रहण के। ये सब चीजें पूर्व रूप में आती है। उसमें बाद सामान्य लक्षण। तो सामान्य लक्षण क्या है ग्रहणी रोग के? मुहुर्बद्धम बुहुर्द्रवम, मतलब कभी स्टूल हार्ड होना, कई दिनों में स्टूल लूज होना या वाटर स्टूल होना, साममल होना, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स वैसे ही बाहर निकलते हैं। पेशेंट बोलता है कि सर मैं जो खा रहा हूं वही बाहर निकल रहा है, पूरा अनडाइजेस्टेड। और जो स्टूल है, जो विष्ठा है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में होती है और बल्कि मात्रा में होती है, या उसमें मराठी में इसको और एक शब्द बोलते हैं कि आव निकलना, ठीक है, एसटी की म्यूकस लाइक स्टूल होती है। ये सब चीजें प्राइमरी सामान्य लक्षण है ग्रहणी के। और ऐसे पेशेंट बहुत सारे अभी मिल रहे हैं। और आपको मैं चिकित्सा की तरफ जाने से पहले बता रहा हूँ कि इसे एलोपैथी में ट्रीटमेंट नहीं है। ये व्याधि लेने का कारण यही है कि इट इज अ वेरी रेयर क्यूरेबल इन द एलोपैथी। हम जब आगे देखेंगे आईबीएस आईबीडी के जो टाइप्स है, उसमें पेशेंट्स इतना थक जाता है। मेरे पास इतने पेशेंट है ऐसे
एक पेशेंट के मैं आपको केस तो शेयर करूंगा बाद में, मगर वो 3 साल से पूरी इसमें अकड़ चुकी थी। ये सब सिम्टम्स लेके पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हो गए और लीवर सर्जन हो गए, एंडोस्कोपी हो गई, कोलोनोस्कोपी हो गई, सब सब इन्वेस्टिगेशन हो गए, स्टूल एग्जामिनेशन हो गया, एच पॉजिटिव का एग्जामिनेशन हो गया, कुछ नहीं निकला। ये सब क्लिनिकल एक्शन वैसे के वैसे ही है, मगर पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, सब दवाई देके भी। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स अपने पास है, और ये सब पेशेंट आयुर्वेद से अच्छे ठीक हो सकते हैं। अगर आप ये पैथोफिजियोलॉजी समझे, हमें कहाँ काम करना है, ये अगर आपको समझ में आ गया तो ये बहुत ईजी है। तो मूर्बद्धम मूर्द्रवम ये प्राइमरी सिम्टम पेशेंट बताता है। उसके साथ में मल का स्वरूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है क्लिनिकल असेसमेंट में। ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वातज, पित्तज, कफज और संधिपातज। तो वातज जो स्टूल है या जो मल प्रवृत्ति है, जो शुष्क होती है या सफेद होती है, विद स शब्द, मतलब बहुत आवाज आती है, पुनः पुनः रेपिटेटिव, दिन में 3-4 बार जाना, वातज मल प्रवृत्ति। उसके साथ पित्तज, पित्तज में नील पित्त या द्रव मल प्रवृत्ति होती है ज्यादातर। उसके साथ वेगवत, मतलब बहुत अर्जेंसी होती है, पेशेंट रोक नहीं पाता, खुद को रोक नहीं पाता, इतनी अर्जेंसी होती है वहां पे, क्योंकि सरगुण है, दुर्गंधि युक्त मल प्रवृत्ति, कभी कभी उसमें ब्लीडिंग भी होता है। कफज में भिन्न, मतलब ब्रोकन या स्निग्ध पिच्ची, जैसे हमने बताया कि आव पड़ना जो बोलते हैं, जैसे या स्टिकी म्यूकस लाइक। उसके साथ तंतुवत, थ्रेड लाइक, अत्यंत स्निग्ध और गुरु, और सन्निपातज में इसका मिक्सचर मिलता है। तो पेशेंट को पूछना क्या है होम्योपैथी में, आपका मल पानी में डूबता है या तैरता है, ये कैसे पता चलेगा? पेशेंट बोलेगा सर हम इसको एसेस नहीं कर सकते, देख ही नहीं सकते। तो इसको समझने के लिए मैं एक सवाल पूछता हूँ। आपको पता होगा वेणी माधव शास्त्री वैद्य नाम से एक वैद्य थे, और एक वैद्य है वैद्य कट्टी, वैद्य बिंदु माधव कट्टी। ये दोनों महान वैद्य हुए, और इन दोनों वैद्यों ने, इनके बुक्स में मल परीक्षण का जिक्र आया है। अगर आपने अगर देखा होगा, पुणे में आपको ये मिलेगी बुक, मल परीक्षण या मल चिकित्सा नाम का उन्होंने ग्रंथ लिखा है छोटा। उसमें बस मल परीक्षण कैसे करना है, मल चिकित्सा कैसे करनी है, वो मल परीक्षण करते थे वैद्य, और मल परीक्षण से वो व्याधि का निदान करते थे। ये बहुत अलग चिकित्सा है। मैं पेशेंट को क्या पूछता हूँ, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। पेशेंट को अगर हम पूछेंगे वो इंडियन टॉयलेट यूज कर रहा है या वेस्टर्न टॉयलेट यूज कर रहा है, आप आफ्टर स्टूल आपका जो टॉयलेट है वहां पे आपको बहुत स्टिकी म्यूकस लाइक स्टूल चिपके हुए मिलते हैं क्या, या आपको बहुत पानी डालना पड़ता है क्या? आप जब फ्लश करते हो तो बहुत ज्यादा फ्लश करना पड़ता है क्या? दूसरा क्वेश्चन हम पूछते हैं कि आप जब स्टूल पास करते हो तो आपको 1 या 2 बार में ही हल्का हो जाता है पेट, या बार बार जाना पड़ता है क्या? या स्टूल पास करते समय आपको पेट में दर्द होता है क्या? आपको स्टिकी म्यूकस लाइक स्टूल होती है क्या? ये सब क्वेश्चन हम अगर पूछेंगे तो आपको एग्जैक्टली वातज पित्तज कफज का डेफिनेशन समझ में आएगा। पेशेंट एग्जैक्ट वर्डिंग बोलता है कि सर हमें बार बार जाना पड़ता है, और थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ी थोड़ी मल प्रवृत्ति होती है। कफज में आपको बताता है पेशेंट की बहुत स्निग्ध, बहुत चिकनापन होता है, बहुत घन होता है, तनुस्त्रा होता है, ये पेशेंट बताता है आपको। तो इसमें हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं वातज, पित्तज और कफज। आपने साममल और निराममल के अगर लक्षण देखे होंगे माधव निदान में, तो आपको पता होगा यही लक्षण वहां पे दिए गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गृहिणी के एग्जामिनेशन में। दूसरा है अभी सामान्य रोग। तो फर्स्ट जीआई सिम्टम देखेंगे हम। तो पेशेंट को विदाह अन्न होता है, अतिश्रुत मतलब विबंधमल, बहुत फाउल स्मेलिंग। जब पेशेंट डकारे भी देता है, उसको बर्पिंग होती है, तो उसमें भी बहुत खराब स्मेल आता है। सर्दी, वोमिटिंग होना या रुल्लास होना, तृष्णा और अरुचि, ये कॉमनली सिम्टम दिखाई देते हैं। चरक चिकित्सा में उसको एग्जैक्टली बताया गया है। सिस्टमेटिक हम सिम्टम अगर देखें, सर्वदैहिक सिम्टम जैसे बोलते हैं, वो है शून्य पाद कर, मतलब पेडलिंग,
शोथ, अस्थि परवरुचा, जॉइंट पेन, सब छोटी छोटी जॉइंट्स में पेन होना, उसके साथ ज्वर, मतलब मंद ज्वर होता है, वो बहुत मंद ज्वर होता है, अंतर्वेगी ज्वर होता है, डिस्निया होता है, कभी कभी मुखपाक आता है बहुत सारा, नाभि शूल, नाभि के एग्जैक्ट ऊपर पेशेंट को बताता है कि मुझे शूल हो रहा है, या स्पर्शा से हो। तो आप जब पेशेंट को चेक करेंगे, उधर परीक्षण करेंगे, तो पेशेंट आपको हाथ नहीं लगाने देता, स्पर्शा असहज होता है, एग्जैक्टली स्टर्नम के नीचे पेन होता है, और हम उसको दूसरा असेसमेंट करेंगे तो उसमें नख, नेत्र, मूत्र, पुरुष, उसका डिस्कलरेशन होना, दौर्बल्य आना, ये सब चीजें उसमें दिखाई देती है। तो ये सामान्य रूप है, ये सब चीजें ग्रहणी के रूप में आती है। ग्रहणी के भेद हम देखेंगे तो प्राइमरी वातज, पित्तज, कफज, उसमें साथ संग्रहणी होती है, घटी अंतर्ग्रहणी होती है, स्वतंत्र होती है, परतंत्र होती है। ये ग्रहणी की क्लासिफिकेशन बताया गया, इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। उसमें जो इम्पोर्टेंट है वही बात देखेंगे जो हमें निदान के लिए चाहिए, ओपीडी के लिए, क्योंकि हमें चिकित्सा का पाठ देखना है। वातज ग्रहणी का निदान लक्षण हम कैसे देखेंगे, तो ये सब श्लोक में, मैं श्लोक नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आपको देखा, स्क्रीन पे देख रहे हैं आप। तो पहले हेतु, तो कटु तिक्त कषाय रस का अति सेवन करना। पेशेंट को पर्टिकुलरली पूछना है आपको। मैं एक सेशन ये भी लेने वाले हैं कि हम केस पेपर कैसे फिल करें, केस पेपर में कौन से क्वेश्चन पूछने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अगर क्वेश्चन हम पूछेंगे राइट तो आपको ये आंसर मिलेगी। अति रुक्ष, अति शीत आहार, अल्पाहार या अनशन, मतलब फास्टिंग करना बहुत सारा, एक्सेसिव वॉकिंग करना, या बहुत ज्यादा कष्ट करना, वेग का धारण धारण करना, और क्लिनिकल फीचर हम देखेंगे तो सुप्त पाक का मतलब बहुत ज्यादा सुप्त पाक हो जाता है स्टमक में, फर्मेंटेड हो जाता है। कंठमुख शोष, ये स्पेसिफिक सिम्टम और दिखाई देता है। पार्श्व शूल, वंक्षण शूल, ग्रीवा शूल, उसके साथ मानस असदन, मतलब मेंटल डिप्रेशन जैसी स्टेज, या बहुत ज्यादा अति विचार करना, या डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स या कुछ टाइप्स हमें उसमें दिखाई देते हैं। पोस्ट मील रिलीफ मिलता है, और जब डाइजेशन होता है, मतलब तीसरा अवस्था चाक जाए तो ब्लोटिंग या ब्लेंचिंग फील होता है पेट में। ये चीजें वातज ग्रहणी में पेशेंट हमखास बताता है। ये सब ग्रंथ में दी हुई चीजें है, और यही चीजें आपको पेशेंट में देखने को मिलती है। तो वातज ग्रहणी के पेशेंट जो है वो आईबीएस डी पैटर्न के होते हैं। आईबीएस का हम डिटेलिंग देखेंगे, उसमें ये है कि इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम का जो डी पैटर्न है, डायरिया पैटर्न है उसमें, और माइल्ड विथ मॉडरेट डिप्रेशन, ये स्टेज जो है ये पूरे वातज ग्रहणी के लक्षण को कोरिलेट करती है। अभी कोरिलेशन में बता रहा हूँ कि ग्रंथ में बहुत सटीक तरीके से श्लोकों में निदान, चिकित्सा, संप्राप्ति वर्णन की है। तो मेरे एक मित्र है, उन्होंने बताया कि आप क्यों ले रहे, फिर थोड़ा सा मॉडर्न का कोरिलेशन क्यों चाहिए आपको, आप क्लासिकल आयुर्वेद क्यों नहीं बता रहे हैं। तो मैं इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि जब हम निदान करेंगे तो दोष दुष्य के ऊपर ही करेंगे, चिकित्सा करेंगे तो ये जो संप्राप्ति है, दोष दुष्य का समूर्छना है, इसी के ऊपर हम क्लासिकल चिकित्सा करेंगे। मगर हम ये मॉडर्न का एक लाइन में या एक दो वर्ड में कोरिलेशन क्यों देखते हैं, क्योंकि पेशेंट हमारे पास जब आता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि पेशेंट को क्या ऑलरेडी डायग्नोस हुआ है, उसके फाइल में क्या लिखा है, उसका अर्थ क्या है, पेशेंट को कोई ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रही है क्या, अगर वो ट्रीटमेंट चल रही है तो हमारे ड्रग्स कैसे असर करेंगे। क्योंकि देखो, पेशेंट कभी भी हमारे अकेले के पास आता नहीं है, आपको पता होगा। पेशेंट ऑलरेडी 3-4 डॉक्टर्स के पास जाके आता है, गैस्ट्रो की फाइल लेके आता है, उनको पता होता है कि सर ये मैंने सब कर चुका हूँ, आप मुझे और कुछ बताइए। जब हम फाइल चेक करेंगे, उसमें जो मेडिसिन दिए हैं, जो डायग्नोसिस किया है, वो हमें पहले तो समझना चाहिए कि उसका अर्थ क्या है, उसमें सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर वो हम अच्छे समझ पाएंगे तो हमें पेशेंट की हिस्ट्री वैसे ही पता चलेगी, ना पूछे। इसीलिए हमें ये जो सिम्टम्स में हमारे ग्रंथ में कौन से व्याधि के लक्षणों में या कौन से प्रकार में उसको हम कोरिलेट कर सकते हैं, मगर हमें ट्रीटमेंट में कोई कोरिलेशन नहीं करना, निदान में कोई कोरिलेशन नहीं करना, संप्राप्ति में कोई कोरिलेशन नहीं करना है। ये जो हमें सिमिलरिटी दिखाता है। ठीक है। पित्तज ग्रहणी के जो निदान है उसमें भी हम पैथोलॉजी अगर देखेंगे तो पित्त का द्रव गुण ज्यादा बढ़ना,
उष्ण गुण नहीं बनना, अग्नि कम होना, ये चीजें होती है। उसके साथ हम अगर स्टूल एग्जामिनेशन देखें तो नील पीत वर्ण स्टूल होता है, द्रव साम और दुर्गंध युक्त स्टूल होता है, ये भी पेशेंट हमें बताता है। उसके साथ अलग अलग तरीके से जो फीचर्स है, मतलब आम्ल उद्गार होना, रुत्कंठदाह होना, अरुचि, तृष्णा, ज्वर और आम्ल पित्त की कुछ लक्षण दिखाई देते हैं उसमें। तो ये सब चीजें हैं पित्तज ग्रहणी में। उपड़ी में क्या पूछेंगे हम, आप शौच को रोक नहीं पाते क्या? जब पेशेंट वॉशरूम जाता है तो उसको बहुत ज्यादा अर्जेंसी होती है और उसके बाद बहुत दुर्गंधी आती है। तो ये जो सिम्टम्स है ये मेजरली पित्तज ग्रहणी के सिम्टम्स होते हैं। हमें एक क्वेश्चन पूछना है तो हम इसको ज्यादा कोरिलेट कर सकते हैं पित्तज ग्रहणी के लक्षणों के साथ। उसके साथ में कफज ग्रहणी, कफज ग्रहणी का अगर निदान देखेंगे उसमें स्पेसिफिक हेतु बताया गया, हर श्लोक में स्पेसिफिक हेतु भी आए हैं, उसके लक्षण भी आए हैं। मैं ये श्लोक क्यों नहीं पढ़ रहा, आपको लगता है सर ये श्लोक से बताओ, यही मैं नीचे उसको ट्रांसलेट करके दिया हूँ। श्लोकों में जो वर्डिंग है उसका हमें अर्थ समझना बहुत जरूरी है, ना कि श्लोक रटना पढ़ना। ठीक है, तो स्पेसिफिक जो हेतु ग्रंथ में बताया गया है, अति गुरु, अति स्निग्ध, अति शीत फूड, ये हम कैसे एसेस करेंगे? पेशेंट को तो पहले पूछना है कि आप चीज कितना खाते हो, आप बटर कितना खाते हो, आप फास्ट फूड कितना खाते हो, आप पिज्जा बर्गर या पास्ता कितना खाते हो। ये सब चीजें, अति गुरु है, अति स्निग्ध है, अति शीत है, कोल्ड ड्रिंक कितना पीते हो आप। हम जैसे हिस्ट्री लेंगे, उस हिस्ट्री में हम ये सब बातें जानेंगे, तो पेशेंट का हेतु पित्त की तरफ ज्यादा है या कफ की तरफ ज्यादा है या वात की तरफ ज्यादा है, ये आपको समझ में आएगा उसे गुणों के हिसाब से। तो हेतु के की भी गुण हमें पता होने चाहिए। देवास्वाप, देवास्वाप एक बहुत बड़ा हेतु है। उसके बाद हम अगर स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे या मल प्रवृत्ति के बारे में पूछेंगे तो उसमें होता है कि भिन्न मतलब ब्रोकन स्टूल, थोड़ी थोड़ी मात्रा में होना, साम सफेन और गुरु जो पानी में डूबता है ऐसा, पिच्छिल या थ्रेड लाइक तंतुवत, ऐसा पेशेंट टिपिकली बताता है। यूनिक फीचर जो होते हैं जो कफज ग्रहणी में हमें ज्यादातर दिखाई देते हैं कि क्रोशस या फिर दौर्बल्यम, मतलब दौर्बल्य है मगर वेट लॉस नहीं है। पेशेंट हेवी है, पेशेंट हेल्दी है, पेशेंट आपको कफा प्रकृति की जैसे दिख रहा है आपको पूरा, उसका वेट भी नहीं लूज हो रहा, मगर उसकी धातु पुष्टि नहीं होती, धातु का पोषण नहीं होता क्योंकि ग्रहणी है, अग्निमांद है, धातु का पोषण नहीं हो रहा और दौर्बल्य उसको महसूस हो रहा है। दूसरा जो स्पेसिफिक और बहुत अलग सिम्टम यहाँ पे दिखाई देता है कि स्त्रीशु अशरणाम, तो मतलब लॉस ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी और डिजायर। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बहुत सारे पेशेंट्स विथ ग्रहणी ऐसे सिम्टम जब लेके आते हैं तो ये कफज ग्रहणी के लक्षण में हम स्पेसिफिकली उसको डायग्नोज कर सकते हैं। तो चिकित्सा बस हमें वाजिकर या शुक्रवर्धक ऐसे द्रव्य नहीं देने, तो हमें पहले ग्रहणी ठीक करनी है। तो ग्रहणी कैसे ठीक करेंगे? अग्नि की चिकित्सा करने के, मल की चिकित्सा करेंगे, दीपन पाचन करेंगे। उसके बाद ग्रहणी में जो एक्चुअल वर्किंग कर रहे हैं वो ड्रग्स देंगे, वो द्रव्य वो कल्पक यूज करेंगे। उसके बाद अगर ग्रहणी अच्छी होती है, अग्नि अच्छा होता है, तो ही इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में आपको रिजल्ट आएगा। तो वही ये पेशेंट जो हम पेशेंट हमें सिम्टम बता रहा है, ये परतंत्र है या स्वतंत्र है या वैधि संकर है, ये कौन से वैधियों से होके आया है, ये हमें पता होना चाहिए, इसलिए हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है। ओपीडी में जो है पेशेंट का वेट नॉर्मल है, परसिस्टेंट फटीग है, बहुत ज्यादा मधुर हास्यता, मतलब उसको मधुर खाने की इच्छा भी हो रही है और उसके मुंह में स्वीट टेस्ट है, हेवी स्टूल है, ऐसे पेशेंट मेजरली हम कफज ग्रहणी के निदान में देख सकते हैं। चंडीपादश ग्रहणी, तो ये बहुत सारे सिम्टम्स कॉम्प्लेक्स या क्रोनिक सिम्टम होते हैं वातज पित्तज कफज के। संग्रहणी जो होती है ये जो संग्रहणी है ये 10 दिन 15 दिन ऐसे कंटिन्यूस इंटरमिटेंट साइकिल में उसका मल प्रवृत्ति होती है और उसके स्पोर सिंड्रोम या ट्रॉपिकल स्पोर ऐसे मॉडर्न कोरिलेशन में इसका वर्णन हमें मिलता है। आंत्रपूजन होना, दौर्बल्य होना, सदन होना, सकटी वेदना, द्रव स्निग्ध घन शकृत, ये सब मल परीक्षण में हमें संग्रहणी में देखा जाता है।
और चिरकाल या दुष्चिकित्सा व्याधि जिसे बोलते हैं वो संग्रहणीय है। बहुत काल से क्रोनिक संप्राप्ति होना ये संग्रहणी का लक्षण है। तो टेक्सचुअल ऑथेंटिसिटी हम कैसे डिफाइन करेंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे हम अगर माधव निधन में जो बताया गया है मधुकेश में, या अलग अलग कमेंट्री जो है योग रत्नाकर या भाव प्रकाश में, इसमें घटियंत्र ग्रहणी या संग्रहणी इसका वर्णन मिलता है, मगर इससे हम डायरेक्टली डेली ओपीडी में ज्यादातर नहीं देख सकते, क्योंकि ये पेशेंट हमारे पास आता ही नहीं। अगर पेशेंट आता है तो वो सिम्टम्स जो बताता है वो बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं अलग अलग डिसीज के या मेडिसिन के। मेरे पास एक पेशेंट आया था, उसको ये कम से कम 10 साल से ग्रहणी था, और उसने कम से कम 10 से 15 डॉक्टर से ट्रीटमेंट ऑलरेडी ले चुका था, तो उसको 10 मेडिसिन भी चल रही थी। तो हमें पता नहीं चलता कि ये मेडिसिन की वजह से हुआ है या खुद ये संग्रहणी है या और कोई उपद्रव है। ठीक है, तो ये पेशेंट्स हमें कम मिलते हैं देखने के लिए मेजरली। घटियंत्र ग्रहणी, तो ये घटियंत्र ग्रहणी मतलब उसमें एक वाटर पॉट लाइक साउंड आता है, जैसे स्पेसिफिक साउंड हमें हम जब उदर परीक्षण करते हैं तो हमें सुनाई देता है। साध्य साधत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट को हमें क्या बताना है, ये साध्य है या नहीं, पेशेंट पूछता है हमें कि सर ये ठीक होगा या नहीं होगा। तो इसमें माधव निदान में स्पेसिफिकली बताया गया है कि वृद्धावस्था में ये असाध्य है, युवावस्था में ये थोड़े कुछ साध्य है, बालक की अवस्था में साध्य है। अब ये अगर हमें ग्रंथ में अगर बताया गया है तो पेशेंट को क्या हम ऐसे ही डायरेक्टली बता सकते हैं क्या? इसका आंसर है नो। हम डायरेक्टली पेशेंट को ऐसा नहीं बता सकते कि सर आपका तो पॉसिबल ही नहीं है, आप ट्रीटमेंट ही मत लो। या युवा अवस्था में अगर पेशेंट आता है, मैक्सिमम युवा अवस्था में पेशेंट आते हैं हमारे पास, नहीं आपका तो ठीक नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा। तो ऐसा नहीं है, पेशेंट को ऐसा हम बता नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे बार हमें भी खुद को उसका निदान नहीं होता प्रॉपरली ऑन द फर्स्ट टाइम। अगर पेशेंट खुद का उसका बल अच्छा है, सत्व अच्छा है, धातु का पोषण अच्छा है, तो जल्दी भी ठीक हो सकता है। तो ये चीजें डिपेंड करती है उस टाइम पे जब हम डायग्नोस करते हैं, पेशेंट हो काउंसलिंग करते हैं, इसमें बहुत काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है। मेरे पास एक एक साल का फॉलोअप देने वाले गृहिणी के पेशेंट है, कम से कम एक साल से उनका अच्छा खासा हर महीने में एक दो बार फॉलोअप देते हैं। तो ये जो पेशेंट होते हैं उनको धीरे 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 प्रोग्रेस होती है। ये जो प्रोग्रेस है, उस प्रोग्रेस के दौरान ये बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं आपको कि सर मेडिसिन ले रहे हैं कितने महीनों से, अभी पूरा ठीक नहीं हो रहा, पिछली बार से थोड़ा अच्छा हो रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि कंप्लीट ट्रीटमेंट हमें लगता है कि अभी अभी छोड़ देनी चाहिए, हमें उसको रसायन पे शिफ्ट करना चाहिए, तभी फिर से सब बिगड़ता है मानस प्रकृति की वजह से या कुछ और की वजह से। तो ये चीजें हमें कंटिन्यूसली बार बार करती रहती है, करनी रहनी चाहिए, और उसको हम पेशेंट को हम काउंसलिंग करते आना चाहिए। बहुत सारा काउंसलिंग का बहुत पार्ट गृहिणी की चिकित्सा में है। उपद्रव, ये कुछ प्लिया वृद्धि, कृमि, उदर गुल्म अस्थिला, पांडु, ज्वर, अतिसार, अर्शशोथ, ये सब उपद्रव है। अगर आपके पास ये उपद्रव लेके पेशेंट आया है तो पेशेंट को हिस्ट्री पूछनी है गृहिणी की। देखो, ये पेशेंट की उपद्रव जो है ये बहुत कॉमनली मिलते हैं हमें, उदर गुल्म, ग्रिमी, अर्श, अतिसार। पेशेंट को अर्श है तो पहले आपको पूछना है कि उसका गृहिणी का क्या हाल है। वो आपको बताएगा सर ये मतलब कम से कम 2-3 साल से ऐसे ही चल रहा है, मुझे प्रॉपर पेट नहीं साफ होता, डकारी आती है, इंडाइजेशन होता है बहुत सारा, भूख नहीं लगती, ये सब चीजें बताता है पेशेंट, और हमें पता चलेगा सर गृहिणी हुआ पहले, गृहिणी का उपद्रव, अभी अर्श हो रहा है। तो हमें अर्श की भी ट्रीटमेंट करनी है, बाद में गृहिणी की भी ट्रीटमेंट करनी है, या गृहिणी और अर्श की साथ में ट्रीटमेंट करनी है। तो ट्रीटमेंट क्या है, जैसे मैंने बताया इससे पहले, ये सब किस पे टिका है? जो ट्रायंगल वाग्भट जी ने बताया था वो है अग्नि, अर्श, अतिसार, गृहिणी, इसमें अग्नि का महत्व है। तो पहले अग्नि चिकित्सा करेंगे तो ये सब ठीक हो जाएंगे। तो अन्नमय स्रोतस ये जो है, इसका मूल स्थान आमाशय वाम पार्श्व है। तो अन्नमय स्रोतस के बाद ही हम अगर देखेंगे तो ये गृहिणी के इर्द गिर्द घूमने वाली पैथोलॉजी है सब। पेशेंट हमें खुद नहीं बताता मुझे गृहिणी है, मुझे आईबीएस है, खुद नहीं बता, हमें हमें फाइंड आउट करना होता है। तो हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो पेशेंट को ये सब चीजें है क्या, ये हम अभी ये जो सिम्टम देख रहे हैं अभी इसके आगे, आदमान, शूल, वमन या छर्दी, अरुचि और कार्शता, ये सब चीजें है ना, ये आम पक्वाशय,
समान वायु की दृष्टि होना, अपान वायु की दृष्टि होना, पाचक पित्त की दृष्टि, ये सब चीजें जब बिगड़ती है तब ये सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। तो ये अन्न व स्रोतोष की विकृति के लक्षण हैं। ये लक्षण हम अगर इजीली ट्रैक कर पाएंगे तो आप जल्दी से जल्दी ग्रहणी के व्याधि के निदान तक पहुंच सकते हो। तो पहले अधमान मतलब एक्सेसिव वायु होना आमाशय में, पक्वाशय में। तो कॉज क्या है? खाते समय बोलना, खाते समय गप्पा करना, ठीक है, टीवी देखना, स्मोकिंग करना। शूल, पित्त कफ शूल होता है बहुत सारा। वमन, उदान वायु की विकृति, उसके साथ वमन होना या सर्दी होना। क्षुधानाश, भूख ही नहीं लगना या अरुचि होना। और कार्शता, पाचन खराब हो गया है, उसके साथ धातु का क्षय, फिर ग्रहणी। शूल के ये टाइप्स दिए गए हैं अन्न व स्रोतस में। वातिक शूल है, प्रत्यक्ष शूल है, श्लैष्मिक शूल है और अन्न द्रव शूल है। तो सूचिवत वेदना जैसे बोलते हैं वो वातक शूल में ज्यादा देखा ही जाता है। दूसरा एपिगैस्ट्रिक रीजन में जो बर्निंग पेन होता है, मतलब दाहवत शूल, दाह भी होता है और शूल भी होता है, जो खाने के बाद होता है, उसको पैतृक शूल बोलते हैं। उसके बाद श्लेष्मिक शूल, बहुत सारा नोजिया, वोमिटिंग होना या कफ के सब सिम्टम्स दिखना, हेवीनेस होना पेट में, बहुत गौरव होना, शोथ होना आमाशय में, ये श्लेष्मिक शूल है। और अन्न द्रव शूल मतलब खाने के बाद ज्यादा शूल बढ़ना या जीरडी जैसे सिम्टम दिखना, या पित्त कफ शूल। वैदिक शूल का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है कि एक्सेसिव सिक्रेशन कॉजेस क्या क्या है, इसमें बताया गया है कि एक्सर्शन ज्यादा होना, ठंडा फूड ज्यादा खाना, नाइट मतलब रात में ज्यादा जगना, या नाइट आउट करने वाले जो बच्चे होते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं, उसमें ज्यादा दिखाई देता है। अधिरुक्ष फूड खाना, विरुद्ध अन्न खाना, वेग धारण करना, ये सब चीजें हैं। इसमें कभी कभी कार्डियक सिम्टम भी दिखाई देते हैं। मेरे पास एक पेशेंट आया था कि पेशेंट कंप्लीटली बोल रहा था कि सर मुझे ईपी गैस्ट्रिक में बहुत पेन होता है, शाम रात को कंप्लीटली रात को ही पेन होता है। और वो उसने सब किया था, मतलब ईसीजी करके आया था वो, बहुत सारे टेस्ट करके आया था, उसको कुछ उसका डायग्नोस ही नहीं हो रहा था। तो अगर मैंने वाता शुल्क के ये सब हेतु पूछे तो उन्होंने बताया कि ये सब मैं करता हूँ। तो वाता शुल्क के लिए दवाई दी तो वो ठीक हो गया। तो उसको पहले तो उसने एसेस किया कि मुझे कार्डियक पेन है क्या, मगर कार्डियक पेन नहीं था, चेस्ट पेन नहीं था, उसको रेफर्ड पेन था। ठीक है, तो ये चीजें होती है ओपीडी में। इसमें बताया गया है कि ओपीडी में ईसीजी या कार्डियक सिम्टम्स हम इग्नोर नहीं कर सकते, मगर हमें पहले वातिक शूल है क्या नहीं वो समझना चाहिए। अगर वो नहीं है तो ही हम कार्डियक सिम्टम्स की तरफ इशारा कर सकते हैं, उसमें जा सकते हैं। पैतिक शूल या अल्सर का पेन होता है, गैस्ट्रिक अल्सर और डिओडिनल अल्सर का। 1 घंटे के बाद अगर पेन हो रहा है तो गैस्ट्रिक अल्सर का ही मेजरली होता है। 3-4 घंटे के बाद अगर पेन हो रहा है हमें खाने के बाद, तो डिओडिनल अल्सर या व्रण का पेन होता है पेट में। और खाने से वो पेन कम होता है डिओडिनल अल्सर का, गैस्ट्रिक अल्सर का पेन नहीं होता पेन। तो तीक्ष्ण, उष्ण, विरुद्ध अन्न, विदाही अन्न, आम्ल, क्षार, ऐसे सब जो हेतु है वो पैतृक शूल के हेतु होते हैं। उसके आगे वातपैतृक शूल। वातपैतृक शूल में अग्नाशय शोथ में आया है गर्भ में। पैंक्रियाटाइटिस जो लक्षण बताया गया है मॉडर्न में, जो सिम्टम्स दिखते हैं सिमिलर टू वातपैतृक शूल या अग्नाशय शोथ के। उदावर्त जन्य शूल, ये ऑब्स्ट्रक्शन पैथोलॉजी है। उदावर्त आपको पता है चरक में डिटेल में बताया गया है, वात का अवरोध होना। और उसके भी सिमिलर कोलिक पेन या पेट में सूचिवत वेदना, ये भी सिम्टम सिमिलर देखा देता है। हार्टबर्न या जीआरडी का कोरिलेशन, इसमें भी सेम शूल है। ये सब शूल, ये जो शूल के जो प्रकार बताए गए ना, ये सब ग्रहणी में अलग अलग तरीके से दिखते हैं हमें। अग्निमांद्य, दोष वृद्धि। तो पहले अग्निमांद्य होना, अपक्व, कफ बनना, विदाह होना पित्त से, और अल्प पोषण होना वात से। ये ग्रहणी की संप्राप्ति की शुरुआत दर्शाता है। अतिसार वर्सेस ग्रहणी, हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे करेंगे फिर? अतिसार में अशुकारी है अतिसार,
अतिसार में कोई भी बड़ी संप्राप्ति नहीं होती। अग्निमांद्य अतिसार में भी है, मगर अतिसार ये अशुकारी है, एक्यूट है, ठीक है। और कोई भी आपने निदान अगर सेवन किया, बाहर का कुछ खाया आपने, इमीडिएट निदान सेवन किया है, तो कंप्लीट वाटर स्टूल होना, द्रवमल प्रवृत्ति होना, ये अतिसार है। और ग्रहणी जो है ये चिरकारी है, उसमें भी मुहुर्बद्धम मुहुर्द्रवम ऐसा पैटर्न दिखाया जाता है। तो ये मेन सिम्टम है जिसे हम अतिसार और ग्रहणी को अलग कर सकते हैं। और बाकी के लक्षण भी है। तो ओपीडी में पूछ सकते हैं कि दिन में कई कई बार जाना पड़ता है या एक दो बार जाना पड़ता है, और कितने दिन से हो रहा है ये। अगर पेशेंट बोल रहा है नहीं सर मैं 2-3 दिन से मुझे हो रहा है, तो ये 100% अतिसार होता है, द्रवमूल प्रवृत्ति होती है। और ये सिम्टम्स अगर पेशेंट को बहुत दिनों से है, कंप्लीटली अल्टरनेट, तो ये ग्रहणी की संप्राप्ति हो सकती है। तो क्लिनिकल असेसमेंट कैसे करें, हम क्या फैब्रिक करें? तो पहले होता है मल परीक्षण, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है मल की, कलर कैसा है, स्मेल कैसा है, फ्लोट होता है नहीं होता, अर्जेंसी कितनी है, दिन में कितनी बार जाना पड़ता है, ये मल परीक्षण के क्वेश्चंस हो गए। दूसरे क्वेश्चन हमें पूछना है कि अग्नि परीक्षा के भूख भूख लगती है क्या नहीं लगती, खाने के बाद पेट में हेवीनेस होता है क्या, या ब्लिंचिंग होता है क्या, या कटु आम्ल ऐसे उद्गार आते हैं क्या, ये सब पूछना है सवाल हमें अग्नि परीक्षा के। या आपका पचन बहुत स्लो है क्या, खाने के बाद आपको बहुत देर तक भूख ही नहीं लगती, या पेट भारी भारी सा लगता है क्या। तीसरा क्वेश्चन हमें पूछना है शूल परीक्षण का। तो शूल होता है पेट में, होता है तो कहाँ पे होता है, वो रेडिएटिंग पेन है क्या, उसका फूड के साथ कुछ संबंध है क्या, मतलब खाने के बाद पेट पेन बढ़ता है, कम होता है, रात में बढ़ता है, ये सब हमें पूछना है। और क्या खाने से पेन जाता है या वोमिटिंग से पेन जाता है, वो भी हमें पूछना है। तो हमें शूल का परीक्षण करना है। उसके बाद सार्वधायिक परीक्षण, मतलब गए 6 महीनों से या 8 महीनों से आपके वेट में कुछ बदलाव आया है क्या, अचानक से वेट कम हो रहा है क्या, ये क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है। तो ये क्षय की तरफ भी संप्राप्ति जाती है इसके। उसके साथ फटीग होना, मतलब थकान ज्यादा आती है क्या, थकान ज्यादा आती है तो कब ज्यादा आती है, शाम को आती है, दिन में आती है, ठीक है, खाने के बाद, खाने से पहले। मेंटल स्ट्रेसेस, मतलब स्ट्रेस कितना लेते हो आप, विचार कैसे हैं आपके। और ये सब हिस्ट्री हम ये फ्रेमवर्क हम अगर लेंगे तो हमें प्रॉपरली पता चलेगा कि अग्रणी है या नहीं है, अगर है तो कौन सा टाइप का है। तो अग्रणी निदान वातस, अन्नमय स्रोतस और सार्वधायिक निदान। अगर हाँ, इसके बाद हम थोड़ा देखेंगे कि आईबीएस का आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव क्या है। आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में आपको पता होगा मैक्सिमम लोगों को, ये एक्चुअली इक्विवेलेंट नहीं है। ये ग्रहणी को एकदम में ऐसा कोरिलेट नहीं कर रहा है इसको, मगर बहुत सारे सिम्टम यहाँ पे ओवरलैप होते हैं। तो ग्रहण आईबीएस में जो सिम्टम्स पेशेंट बताता है ऑलरेडी, जो डायग्नोस है, उस वो जो सिम्टम्स में हमारे ग्रंथ में या हमारे शास्त्र में कहा बैठते हैं, कौन से व्याधियों में या कौन से पैथोजेनेसिस में हम वो सिम्टम्स को ढूंढ सकते हैं, वो हम देख रहे हैं बस। उसमें पहला है कि जो हेतु बताया गया है वो समान और अपान विकृति का है। तो समान वायु का प्रकोप जो हेतु बताया गया है वाग्भट में, समानो विषम आजीर्णम शीत संकीर्ण भोजन ही करोत्य कालाशय जागरण दूषित, मतलब विषमासन करना, अजीर्ण अतिशीत खाना, और अकाल शयन, मतलब कभी भी सोना कभी भी जागना और रात्रि जागरण। ये जो सिम्टम्स है जो पेशेंट्स में दिखाई देते हैं, या जो पेशेंट्स में हेतु दिखाई देते हैं कि रात्रि जागरण करना, ये मेजरली समान वायु की दृष्टि दर्शाता है। तो समान वायु का दृष्टि होना, ये ऑलवेज आईबीएस के पेशेंट का आपको पूछना है जो ऑलरेडी डायग्नोस्ड है कि आपकी नींद कैसी है, आप कितने बजे सोते हो, कितने बजे सोते हो, मलबेग की रोकने की आपको आदत है क्या। मतलब पेशेंट रात को अगर 2 बजे सोता है, ये बहुत सारे आईटी के पेशेंट्स में हम देख सकते हैं, जो आईटी फील्ड में है, या जो उनका जॉब जो है वो मतलब इंटरनेशनल क्लाइंट है, वो रात को ही काम करते हैं, वो रात को 3-4 बजे सोते हैं, सुबह 11 बजे 12 बजे उठते हैं, उनका वेग धारण होता है, क्योंकि सुबह मल प्रवृत्ति का समय 6-7-8 तक है, पेशेंट 30-12 बजे तक सोते रहता है। तो ये सब समान वायु और अपान वायु की विकृति वहां पे दिखाई देती है। दूसरा होता है कि आईटी प्रोफेशंस में लॉन्ग आवर, एक तो ट्रैवलिंग है और दूसरा सिटिंग है, बहुत टाइम तक बैठे रहना, बैठ के काम करना, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई वॉकिंग नहीं, ये सब चीजें अपान वायु की दृष्टि का कारण बनती है। मानस हेतु
शोकजन्य अतिसार, इसमें ये कोरिलेट दिया है कि भय, शोक, उसमें वात पित्त प्रकोप होना, और जो वात पित्त प्रकोप है उसके बाद में उसका फिर उष्ण द्रव मल प्रवृत्ति होना। ये संप्राप्ति, ये चीजें में हमें मानस हेतु में दिखाई देती है। तो ये आईबीडी का जो पैटर्न है उसमें आईबीएसडी इसमें मेजरली दिखाई देता है। वात का आवरण अगर देखेंगे हम, तो आयुर्वेद में आपको अवृत्तवात का कंसेप्ट पता होगा। तो व्यानावृत्त अपन, अपनावृत्त व्यान, समानावृत्त अपन और कफावृत्त अपन, ये चार जो आवरण है इसमें कंप्लीटली आईबीएस के सिम्टम्स आपको डिट्टो दिखाई देंगे। ये फिर से बोल रहा हूँ, ये कोरिलेट नहीं कर रहा है, ये सिम्टम्स पेशेंट हमें बताता है, वो डिसीज ऑलरेडी डायग्नोस होने की जो हम ग्रंथ में यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। तो व्यानावृत्त तापन का जो सिम्टम्स है कि वमन होना, सर्दी होना, उदावर्त, गुल्म, परिकीर्त का वेदना होना, ये सब आईबीएस सी में मेजरली आपको दिखाई देता है। अपनावृत्त व्यान का जो निदान है उसमें अति प्रवृत्ति, मूत्र, अति और अतिमल प्रवृत्ति, ये आईबीएस डी में। समानावृत्त अपान का जो निदान है या उसका जो श्लोक है उसमें सेम दिया गया है, उसमें वेदना मतलब उदर शूल, शूलम च आमाशय, ऐसा ग्रंथ में बताया गया है। और कफावृत्त अपान में यस। तो अब हम लास्ट पॉइंट तक आ रहेंगे, संप्राप्ति। संप्राप्ति का एनालिसिस कैसे करेंगे हम? तो पहले देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम दिखाई है। विषमाग्नि, वेग निग्रहण, अकाल शयन, रात्रि जागरण, गुरु वृक्ष अन्न, भय, शोक, चिंता, क्रोध, ये मानव सेतु। ठीक है, ये नीचे वाले मानव सेतु। उसके साथ क्या होता है? वात पित्त प्रकोप होता है, रस दृष्टि होती है, पुरुष दृष्टि होती है, और ये तीनों स्रोतों की इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, अन्न वो स्रोत, रस स्रोत और पुरुष वो स्रोत। तो एक तो अति प्रवृत्ति होती है या संग होता है। अति प्रवृत्ति होती है तो द्रवमल प्रवृत्ति, अगर संग होता है तो पूर्वबद्धम मल प्रवृत्ति, मतलब कॉन्स्टिपेशन जैसी सिचुएशन होना। तो आईबीएस के एक्सप्रेशन यहाँ पे दो दिखाई देते हैं, एक तो आईबीएस सी या आईबीएस डी। ठीक है, तो ये दोनों एक्सप्रेशंस, इस दोनों के ये जो पैथोलॉजी यहाँ पे दिखाई दी है पूरे चार्ट में, इसी पे डिपेंड करती है। तो ये पहले हेतु में पूछना है पेशेंट को, अगर ये हेतु कर रहा है पेशेंट, ये सब हेतु है और ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो ये तीन स्रोत से इन्वॉल्वमेंट है, तो उसमें एक तो अति प्रवृत्ति होगी या संग होगा। ठीक है, इसमें हम एक्सप्रेशन देख सकते हैं ग्रहणी के। अगर हम एक ओवरऑल देखेंगे तो 80% मंदाग्नि के वजह से ही ग्रहणी के केसेस ज्यादा होते हैं, ये मेजर कॉजेटिव फैक्टर है। दूसरा, अतिसार की हिस्ट्री मेजर 65% पेशेंट में दिखाई देती है, और मानस हेतु है 34 to 40 या भी तो 50% पेशेंट्स में भी मेजरली ग्रहणी के हेतुओं में मानस हेतु का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ग्रहणी का जो अंतर्भाव है वो अष्टोमहागध में किया हुआ है। अष्टमागध मतलब बहुत डिफिकल्ट टू ट्रीट, बहुत क्रोनिक जो संप्राप्तियां है, तो अष्टांग हृदय के अष्टोमहागध जो आठ व्याधियों का वर्णन है, उसमें ग्रहणी का अंतर्भाव किया गया है। तो भी ओपीडी टेकअवेज क्या करेंगे हम? अग्नि सेंटर पॉइंट है, मतलब अग्नि का विषमाग्नि, मंदाग्नि और तीक्ष्ण, क्या इसका असेसमेंट करना है। दूसरा, मल परीक्षण करना है। मल का परीक्षण कैसे करेंगे हमको, उसको डिटेल में हमने देखा है। उसके बाद अतिसार की हिस्ट्री है क्या, या अर्श की हिस्ट्री है क्या, वो हमें देखना है, क्योंकि वो तीन पिलर है, अतिसार, ग्रहणी और अर्श, ये तीनों संप्राप्ति एकदम एक सार की और एक दूसरे से इंटरलिंक है। उसके बाद मानस हेतु है क्या, मतलब भय, शोक, चिंता, क्रोध, और ये चिरकारी व्याधि है, मतलब कितने महीनों से है, कितने सालों से उस पेशेंट को सिम्टम्स है। ये सब चीजें हम देखेंगे तो हम ग्रहणी के निदान के समीप नजदीक जा पाएंगे। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी रेफरेंस है, आपको अगर ये कंप्लीट रेफरेंस कहाँ पे दिया है, ये आपको अगर ढूंढना है तो डेफिनेशन, माधव निदान, मधुकोश में स्थान, कर्म, अग्नि, हेतु, संप्राप्ति, ये सब सुश्रुत चरक और माधव निदान, हरित भेल और वाग्भट में ये सब दिए गए हैं। इसके रेफरेंस यहाँ पे मैंने डिस्प्ले किए।
तो अग्निमंद होना, ग्रहणी होना, ये जो अभी हम डिस्कस किया पूरा इस सेशन में, ये जो ग्रहणी है उसका वातज पित्तज कफज ग्रहणी संधिपातज ग्रहणी, अग्निमांद्य से संप्राप्ति शुरू होती है, तो विदग्धता, अन्न की विदग्धता होती है, शुक्तपाक होता है, धातु को अक्षय होता है, और ग्रहणी का रोग होता है। ग्रहणी रोग के ये 4 टाइप्स आपके सामने, ठीक है। तो ये अगर डायग्राम भी आप याद रखते हो तो आपको समझ में आएगा कि ग्रहणी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एक्सप्रेशन क्या है। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या देखेंगे, अभी हो गया निदान लक्षण। अभी हमें समझ में आ गया कि यार ये ऐसे ऐसे लक्षण होते हैं, ऐसे ऐसे निदान करते हैं। ये जो अगर सिम्टम है तो ये ग्रहणी है, दूसरा ग्रहणी है, तीसरा ग्रहणी है। तो निदान तो हो गया। अब हमें एक्चुअल पेशेंट को जो ट्रीट करना है, तो ट्रीट कैसे करेंगे, कौन से द्रव्य देंगे, पहले मल चिकित्सा कैसे करेंगे, फिर पाचन चिकित्सा कैसे करेंगे, अग्नि संदूषण कैसे करना है, ठीक है, पंचकर्मा कैसे करने होते हैं, पथ्यापथ्य का क्या रोल है, ग्रहणी के स्पेसिफिक फॉर्मुलेशन क्या है, कौन से ग्रंथ में योग आए हैं, कौन से रसकल्प आए हैं, उस रसकल्प के फलश्रुति में क्या दिया है, ये हम ग्रहणी चिकित्सा के पार्ट में देखेंगे। वो बहुत डिटेल है, उसका हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। और फिर ग्रहणी की चिकित्सा, फिर अपुनर्भव चिकित्सा, फिर रसायन चिकित्सा, ये सब 3-4 पार्ट में हम इसका पूरा चयन देखेंगे और एक्चुअली रियल ओपीडी केसेस देखेंगे कि ये पेशेंट्स हम ओपीडी में कैसे देख सकते हैं। जो मेरे पेशेंट्स किए हैं वो भी आपको मैं दिखाऊंगा डाटा, कि वो पेशेंट्स का स्टेप बाय स्टेप कैसे इंप्रूवमेंट होता है और कौन से पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना होता है चिकित्सा के समय, ठीक है। तो ये रेफरेंस है, तो थैंक यू। तो सबसे लास्ट बात अगर मैं वन वर्ड में बोलूंगा, हम अग्नि चिकित्सा या अग्नि रक्षण, यही ग्रहणी का रक्षण है या यही ग्रहणी की चिकित्सा है। तो पहले अग्नि को संभालना और बाकी सब लक्षण की ये सब लक्षण जो मैंने देखे, जो टाइप्स देखे, उसका असेसमेंट करना। इसके बाद में हम ग्रहणी के निदान तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो आप जो कुछ बाहर से या स्टूडेंट्स हमारे ग्रुप में ही हो शायद, तो ये हमारा क्लिनिकल केस डिस्कशन का है। हम वीकली यहाँ पे क्लिनिकल केसेस को डिकोड करते हैं। अभी हमने ये फर्स्ट पार्ट देखा ग्रहणी का, सेकंड पार्ट देखेंगे और थर्ड पार्ट उसमें हम डिटेल केसेस देखेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप इसमें भी बता सकते हैं, ग्रुप में भी बता सकते हैं। आपको अगर कोई ओपीडी का भी क्वेश्चन है या आपने अगर देखा नहीं है, कोई डाउट है, तो आप मैसेज में भी पूछ सकते हो। यस, आपको समझ में आ गया? आई थिंक मैंने एक्सप्लेन करने की बहुत कोशिश की कि छोटा छोटा डिटेल में एक्सप्लेन करूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा सिम्टम्स, उसके हेतु ज्यादा समझ में आए और आप ओपीडी में ये पेशेंट्स को पूछ सके। यस, तो यस, थैंक यू। ओके, तो आई थिंक समझ में आया आपको। मैं आपको इसका पीपीटी भी ग्रुप पे डालूंगा और हम इसका क्वेश्चन भी बताएंगे। तो क्वेश्चन, हाँ यस यस, मैं वही बता रहा था कि हिस्ट्री टेकिंग का पार्ट। तो हिस्ट्री टेकिंग में क्या क्या क्वेश्चंस एक्चुअली पूछने होते हैं वो आपको मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, कि ये चीजें हम अगर पूछेंगे पेशेंट को तो जो आंसर आएगा वो आंसर हम कोरिलेट करते हैं पेशेंट के निदान के लिए। तो हम वातज पित्तज कफ सन्निपात ये कैसे डिसाइड करेंगे और कौन से क्वेश्चन पूछने से हमें क्या आंसर मिलेंगे, तो हम क्या इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे पर मैं बताया कि मैं उसका क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको सबका, ठीक है। यस, ये ग्रहणी का पार्ट 1 हो गया। ग्रहणी के पार्ट 2 में हम पूरा डिटेल प्रोटोकॉल देखेंगे चिकित्सा का। वो सेशन आप बिल्कुल मत मिस कीजिए, क्योंकि वो वही ट्रीटमेंट। यस, आपने जो बताया ना कि आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। यस, लक्षण हम डिसाइड में कंफ्यूज हो जाते हैं। यस, तो लक्षण हम कैसे डिसाइड करेंगे इसी में हम ज्यादा फोकस करेंगे, आपको बताऊंगा मैं। और दूसरा है कि जो आगे का पार्ट है ना, जिसमें ट्रीटमेंट की शुरुआत है, तो पेशेंट को कौन सा द्रव्य देना है, ऑन विच स्टेज पेशेंट द्रव मल प्रवृत्ति लेके आ रहा है, तो कौन सा द्रव्य देना है, कौन सा कल्प देना है,
पेशेंट अगर आधवा नाटोप लेके आ रहा है, अग्निमंद लेके आ रहा है, तो कौन सा कल्प देना है, कितनी देर तक देना है, उसके साथ अनुपान क्या होना चाहिए। तो पेशेंट को वो कल्प, वो द्रव्य हम कैसे उसको कहाँ तक लेना है, कहाँ तक स्टॉप करना है, कैसे उसको चेंज करना है, ये सब चीजें हम प्रैक्टिकली ओपीडी में क्या करेंगे वो देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है। यस, अभी मुझे लगता है आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम यहाँ पे रुकेंगे और आपको यस, थैंक यू। तो ग्रुप में आप आपका फीडबैक भी शेयर करिए और बाकी लोगों को भी बताइए। हम इसके आगे सेशन और डिटेल में देखेंगे। ओके। इस ग्रुप में आप ये शेयर कर सकते हैं आपको कैसे सेशन लगा, और इसका और आगे हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो भी बताइए। ओके। सर सर दिवा स्वाप से अग्नि पित्त की वृद्धि होती है ना, पित्त सो अग्नि है, अगर साम पित्त भी बढ़ेगा तो उससे अग्निमांद्य होता है, यस यस ऐसा है यस, क्या? एक मिनट, एक मिनट, आपका आवाज नहीं आ रहा। सर दिवा स्वाप से हाँ पित्त वृद्धि होती है, पित्त सो अग्नि है, अगर पित्त बढ़ेगा तो अग्नि भी बढ़ेगा। हाँ, हाँ, फिर ये साम पित्त बढ़ता है इसलिए अग्निमांद्य होता है, ऐसा है क्या? नहीं नहीं नहीं, ग्रीवा स्वाप से कफ और पित्त की वृद्धि होती है, बराबर है, करेक्ट है। और जो दिवा स्वाप का जो दूषित पित्त और कफ बढ़ता है वो विकृत पित्त है, वो विकृत कफ है। और जो गुण की संप्राप्ति है वो हमें देखने चाहिए। ये जो दिवा स्वाप से जो कफ पित्त की वृद्धि होती है उसमें गुण अलग है। स्निग्ध गुण बढ़ता है, पिच्छिल गुण बढ़ता है, जो कफ और पित्त की विकृति को बढ़ाता है। उसमें अग्नि मांद्य ही होता है, अग्नि वृद्धि नहीं होती। क्योंकि जैसे मैंने पहले पहले बताया था, पहले दूसरे साइड में आपको मैं अगर फिर से पीछे लेके जाऊं, तो ग्रंथ में अष्टांग हृदय में क्या बताया गया है कि अग्नि क्या है, पित्त का तीक्ष्ण गुण है। कौन सा पित्त का गुण है? जो पाचक पित्त है उसमें हम अगर त्यक्त्या द्रवत्वम पाकादि कर्मणाम अनिलम शब्दतम ऐसे बताया गया है, जिसमें पाचक पित्त, जिसमें बताया गया है कि पाचक पित्त से हम अगर द्रव गुण निकाल देंगे तो उसमें जो रुक्ष तेज आएगा, जो रुक्ष गुण से तेज गुण बढ़ेगा, वो अग्नि है। और जो द्रव गुण ज्यादा बढ़ने से पित्त की वृद्धि होती है, वो पित्त द्रव गुण से बढ़ता है, वो विकृत पित्त है। और जो दिवास्वाप हेतु से बढ़ता है वो विकृत पित्त है। ये सब गुणों का खेल है। आप अगर वात पित्त कफ के तीनों के गुण की संप्राप्ति को अगर ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये जो छोटी छोटी बिटवीन द लाइन्स है ना, वो आपको समझ में आएगी कि कौन से गुण से क्या बढ़ता है, क्या कम होता है। इससे संप्राप्ति में बहुत अलग अलग बदलाव दिखाई देते हैं। ओके। ओके सर। और सर घृत सेवन से आपने क्या बोला, वो थोड़ा मिस हो गया, घृत सेवन घृत, करने से? हाँ, घृत सेवन करने से अग्नि की वृद्धि होती है और पित्त का शमन होता है। स्नेहमयम परम विद्या दुर्बलो अनदीपनम, ऐसा श्लोक बताया गया है ग्रंथ में। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्नेह है वो अग्नि की वृद्धि करता है, साक्षात अग्नि की वृद्धि करता है, तेज महाभूत गुण बढ़ाता है, उष्ण गुण बढ़ाता है, और पित्त को शांत करता है। ये सुश्रुत में ऐसा उदाहरण आया है कि सुश्रुत खुद ही उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं कि अग्नि और पित्त कैसे अलग अलग है। ये एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने ये उदाहरण दिया है कि घृतक से अग्नि दीपन होता है और पित्त का शमन होता है। तो इसका मतलब पित्त अलग है और अग्नि अलग है। ग्रंथ में ये भी रेफरेंस है और दूसरा रेफरेंस ये भी है कि पित्त ही अग्नि है। पित्त में से अगर द्रव गुण निकाल दे और उष्ण और तीक्ष्ण गुण बढ़ा दे तो उसको हम अग्नि कहेंगे। ये दोनों रेफरेंस ग्रंथ में आए हैं। इसलिए मैंने बताया कि हम ग्रंथ के अलग अलग रेफरेंस को हम चिकित्सा के तौर पर कैसे यूज करेंगे वो पढ़ेंगे, ना कि हम ग्रंथ में उलझेंगे, ना कि हम ग्रंथ के ग्रंथकारों के अलग अलग मतांतर में उलझेंगे। ये ग्रंथ ये बता रहा है, वो ग्रंथ वो बता रहा है, हमें वो नहीं देखना, क्योंकि वो बहुत फिर पूरा थ्योरेटिकल हो जाता है, उसमें हम उलझ जाते हैं। हमें देखना क्या है कि उससे हमारे प्रैक्टिस में क्या असर होता है, उससे हमारे पेशेंट में क्या असर होता है, उसके चिकित्सा में क्या असर होता है। ठीक है। फिर कफ प्रकृति वाला व्यक्ति डेली घृत सेवन कर सकता है?
कर सकता है घृत सेवन। कैसे कर सकता है? उसका अग्नि अच्छा होना चाहिए। अगर पेशेंट का अग्नि अच्छा है तो वो कफ प्रकृति का भी है, तो उसको अग्निदीपन द्रव्यों से सिद्ध आप घृत दे सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उससे उसका क्लेद नहीं बढ़ेगा। अगर उसका अग्नि मंद है, वो कफ प्रकृति का है, और आप घृत सेवन कर रहे हो या घृत दे रहे हो पेशेंट को, तो घृत का आम बनेगा, घृत का अच्छा पाचन नहीं होगा, तो फिर आम बनने से कफ की और क्लेद की विकृत वृद्धि होगी। ओ, और मात्रा में भी फर्क आता है, अवस्था में। अगर सामावस्था में घृत दे रहे हो और कौन सी मात्रा में दे रहे हो, और निरामावस्था में घृत में हो, तो आपको पता है कि वो भी हम सेशन लेने वाले हैं, वैसे पंचकर्म में होगा कि श्रवण घृत की मात्रा कितनी है, शोधन घृत की मात्रा कितनी है, और कौन सा घृत आप सिद्ध घृत यूज कर रहे हैं, उसके हिसाब से ये चेंज होता है। ये व्यक्ति अनुसार चेंज होता है, प्रकृति अनुसार, और ये हमें युक्ति यूज करनी होती है हर पेशेंट में। ओके। ओके, थैंक यू सर। यस, थैंक यू। यस, और किसी को क्वेश्चन है? जैसे आप ग्रुप पे भी बता सकते हो, हम उसका डिटेल विथ क्लासिकल ग्रंथ में जो रेफरेंस है उसके साथ हम उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। ओके। यस, तो हम आई थिंक हम रुकेंगे यहाँ पे, और नेक्स्ट सेशन में हम पूरा चिकित्सा का प्रोटोकॉल फ्रॉम स्टार्ट टू एंड देखेंगे, विद द्रव्य, विद कल्प, विद ऑल एक्सप्लेनेशन। और थर्ड स्टेज में हम उसका डिटेल केस टेकिंग कैसे लेना है गृहिणी की चिकित्सा की, और वो जो गृहिणी की चिकित्सा है वो स्टेप बाय स्टेप कैसे करनी है, और कम कैसे करनी है, और बंद कैसे करनी है, और रसायन पे कैसे जाना है। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में हम देख रहे हैं। आई थिंक हम ये फर्स्ट निदान का पार्ट हम यहाँ पे अभी इसको विराम देते हैं, और ये सेशन हम अभी स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।